वेलकम बैक। आजकल एक टॉपिक काफ़ी चर्चा में है। टॉपिक का नाम है कास्ट सेंसस। 2025 में भारत का सपना ये था कि हम डिफेंस एक्सपोर्ट में दुनिया में नंबर 1 बनेंगे। दुनिया के कई देशों को डिफेंस के इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करेंगे। हम हमारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के अंदर केमिकल इतना कम कर लेंगे, ऑर्गेनिक खेती को इतना बढ़ा देंगे कि हम यूरोपियन स्टैंडर्ड्स की सब्जियां और चावल बनाकर उन्हें एक्सपोर्ट कर पाएंगे। कई जगह से हमारा एक्सपोर्ट वापस आ जाता है या रिजेक्ट कर दिया जाता है, हम उसको भी पार पा लेंगे। दुनिया भर के तमाम बड़े सपने हम लोगों ने देखे, लेकिन हमें अब बताया गया है कि 2025 में भारत को इन चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरत है कास्ट सेंसस की। मैं अपनी छोटी सी उम्र में आज तक नहीं समझ पाया हूँ, इसलिए आगे भी प्रयास नहीं करूँगा। कास्ट सेंसस जैसे बड़े इशू बड़े लोगों को लेने देते हैं। हम बात करेंगे छोटे इशू पे। छोटा इशू है प्राइवेट जॉब्स के अंदर रिजर्वेशन। भारत के अंदर कई राज्यों में प्राइवेट जॉब्स के अंदर रिजर्वेशन को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है। महाराष्ट्र, आंध्रा, हरियाणा, कर्नाटका उन राज्यों के नाम है जहाँ पर ये प्रयास हो चुके हैं। प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन का मतलब हुआ जिस राज्य के अंदर कोई कंपनी व्यापार करती है, बिजनेस करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, सर्विस करती है, ट्रेडिंग करती है, वहाँ पर उस राज्य के लोगों के लिए प्राइवेट जॉब्स में रिजर्वेशन किया जाएगा। ये रिजर्वेशन अभी तक राज्य लेवल की डिस्कशन है, हो सकता है फ्यूचर में हम इसे नेशनल लेवल पर भी देखें। यानी अगर अमेज़ॉन अमेरिका से आके इंडिया के अंदर एक ऑफिस खोलता है और 1000 एम्प्लॉयज़ देता है, तो उससे पर्टिकुलर कम्युनिटी के 27% लेने पड़ेंगे, पर्टिकुलर कम्युनिटी के 14% लोग लेने पड़ेंगे और पर्टिकुलर कम्युनिटी के 18% लोग लेने पड़ेंगे। अगर अमेज़ॉन ऐसा करने से मना कर देती है तो क्या होगा, इस बारे में मुझे लगता नहीं बहुत ज़्यादा डिस्कशंस बंद कमरों में हुआ है। लेकिन जो इस आइडिया को प्रोपोगेट करते हैं, शायद उन्हें इस चीज़ का रिपरकशन भी पता होगा। हमको अगर इस समय एक ओपन माइंड के साथ डिस्कस करना पड़े कि क्या इसके अच्छे पॉइंट्स हो सकते हैं और क्या इसके नेगेटिव पॉइंट्स हो सकते हैं, तो हम अच्छे पक्ष से स्टार्ट करते हैं। भारत के अंदर एक बेटर एम्प्लॉयमेंट का अधिकार सबको होना चाहिए, मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ। कुछ कम्युनिटीज़ मार्जिनलाइज्ड हैं, ये फैक्ट है। अगर प्राइवेट जॉब्स के अंदर रिजर्वेशन आता है और उन मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ के लोगों को एक बेटर एम्प्लॉयमेंट का एक्सेस मिलता है, तो मैं इसके पक्ष में इसे बहुत बड़ा पॉइंट मानता हूँ, जिसको पक्ष में माना जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट, कुछ कम्युनिटीज़ भारत में समृद्ध हैं, कुछ कम्युनिटीज़ भारत में उतनी समृद्ध नहीं हैं, ये भी एक फैक्ट है। अगर हम प्राइवेट जॉब्स में रिजर्वेशन कर लेते हैं, प्राइवेट जॉब्स में रिजर्वेशन कम्युनिटीज़ के रिप्रेजेंटेशन के लिए हम कर लेते हैं, तो जो इकोनॉमिक गैप है उसको ब्रीच करने में हेल्प मिलेगा, ये भी एक फैक्ट है। ये चीज़ यानी प्राइवेट जॉब्स में रिजर्वेशन डाइवर्सिटी को बढ़ावा देगा। डाइवर्सिटी का मतलब हर कम्युनिटी से, हर सेगमेंट से एक रिप्रेजेंटेशन हमें एक कंपनी में मिलेगा, जिसको भी हम एक एक्सेप्टेबल लेवल पे इसके पक्ष में मान सकते हैं। एक सबसे बड़ा पॉइंट जो हो सकता है प्राइवेट जॉब्स में रिजर्वेशन के बाद, वो ये है कि ओवर डिपेंडेंस ऑन गवर्नमेंट जॉब्स रिड्यूस हो जाएगा। अभी तक प्राइवेट जॉब्स के अंदर प्राइवेट कंपनीज प्रॉफिट के लिए किसी को भी हायर और फायर कर सकते हैं। सरकारी तंत्र में एक पर्टिकुलर रोस्टर को फॉलो करना होता है, एक पर्टिकुलर गाइडलाइन को फॉलो करना होता है, रिजर्वेशन परसेंटेज को फॉलो करना होता है। अगर प्राइवेट जॉब के अंदर हम वो चीज़ ढूंढ लेंगे तो रिड्यूस हो जाएगा हमारा बर्डन। कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि अगर प्राइवेट जॉब्स में रिजर्वेशन हम अप्लाई करते हैं तो इसको करेक्टिव मेजर फॉर पास्ट डिस्क्रिमिनेशन के तौर पे देखा जाना चाहिए। यानी पिछले डिस्क्रिमिनेशन को हम दिल से आत्मग्लानि से सही करने का प्रयास कर रहे हैं। हम यानी अपर कास्ट, हमसे मतलब मैं एज ए कलेक्टिव इंडियन कंसेंस की बात कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें पक्ष में हो सकती है, कंट्रोवर्शियल हो सकती है, हो सकता है नॉट सो फिजिबल आपको लगे, लेकिन ये पक्ष में कही जा सकती है। अब आते हैं इसके विपक्ष में। जो सबसे बड़ा और सबसे सॉलिड पॉइंट है वो इसी डिस्कशन में मैं करूँगा, लेकिन उससे पहले कर लेता हूँ मैं मेरिट वर्सेस कोटा डिबेट। जब भी कहीं पर रिजर्वेशन की बात आती है, प्राइवेट की छोड़ दीजिए, गवर्नमेंट में भी, तो देयर इज़ अ फाइट, अ डिबेट, एटलीस्ट वाद विवाद इस बात पर ज़रूर होता है कि मेरिट वर्सेस कोटा डिबेट, मेरिट के विरुद्ध कोटा कहाँ तक जायज़ है। मेरिटोक्रेसी की बात लोग करते हैं, एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं कि गूगल का सीईओ सुंदर पिचाई इंडियन है, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ सत्य नाडेला इंडियन है। ऐसे ही कई कंपनीज़ हैं जिनके सीईओज इंडिया से गए हैं, प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब कर रहे हैं, और ना सिर्फ जॉब कर रहे हैं, वे उन कंपनियों को लीड कर रहे हैं और आगे की तरफ ले जा रहे हैं, बेटर की तरफ ले जा रहे हैं। मेरिटोक्रेसी का एग्जाम्पल देने वाले लोग ये भूल जाते हैं कि भारत के अंदर आज भी डिस्क्रिमिनेशन है। हम लोग गाहे बगाहे अखबार के अंदर पढ़ते रहते हैं कि कुछ लोगों के साथ दूल्हे को घोड़ी पे बैठने को लेके भी पत्थरबाजी की खबरें आती रहती हैं। ये भी एक भारत की रियलिटी है। अगर गूगल का सीईओ भारत का है, ये रियलिटी है। अगर भारत दुनिया को
एक एम्बिशियस नेशन के तौर पे नज़र आता है, ये रियलिटी है। तो ये भी एक रियलिटी है कि भारत के अंदर अभी भी कहीं कहीं डिस्क्रिमिनेशन आपको नज़र आता है। परसेंटेज और डिग्री इसकी वेरी कर सकती है आपके और मेरे ऑब्जर्वेशन के अनुसार। दूसरा पॉइंट जो इसके विपक्ष में आ सकता है वो ये है कि ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस। आप इस चीज़ से एग्री करेंगे कि भारत के अंदर अब एक स्टेबल ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है। हम लोग 1980 का रशिया बन चुके हैं। वी आर ऑलमोस्ट 1985-86 का यूएसएसआर। रेड टेप एटीट्यूड अपने पीक पर है। इफ समबडी इज सेइंग दैट देयर इज एन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, रिडिकुलसली हिलेरियस क्लेम है। कोई वजन नहीं है इस बात के अंदर। देश के अंदर अभी बिजनेस करने का मजाक चल रहा है। यू आर नॉट अलाउड टू डू बिजनेस प्रॉपरली और ऑनेस्टली। ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस बहुत है, बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस है। बल्कि कुछ जगहों पे तो ऐसी हालत है कि नेताओं की कोई औकात ही नहीं रह गई आज की तारीख में। मंत्रियों की, मुख्यमंत्री की कोई औकात नहीं रह गई है। ब्यूरोक्रेसी हावी है। मैं स्टेट्स का नाम नहीं लूँगा वरना आप समझ जाएंगे कि मैं राजस्थान जैसे स्टेट्स की बात कर रहा हूँ। एम्बिगिटी इन इम्प्लीमेंटेशन, मतलब जैसे कि होता है, अगर ऐसा होगा, मान लीजिए प्राइवेट जॉब्स के अंदर रिजर्वेशन की बात आएगी, तो जिन्होंने चुनाव लड़ने के लिए प्रॉमिस किया है, फॉर एग्जांपल तेजस्वी यादव, इट्स नॉट अ हिडन, मतलब एवरीबडी इज़ डूइंग गुड फॉर इंडिया एंड वी हैव टू डिस्कस। जैसे तेजस्वी यादव हैं, वे कहते हैं कि प्राइवेट जॉब्स में हम रिजर्वेशन अप्लाई करेंगे, ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन तेजस्वी जी खुद तो बैठ के नहीं गाइडलाइंस बनाएंगे। इट हैज़ टू बी डन एट द ब्यूरोक्रेटिक लेवल। कोई ना कोई बाबू, सरकारी तंत्र, सचिव, यही सब बैठ के पॉलिसी बनाएंगे ना, बिकॉज दे आर द पॉलिसी मेकर्स ऑफ दिस नेशन। तो जैसा एम्बिग्विटी 1947 के बाद से 2025 के भारत में रहा है ना, पिछले 47 से 2025 तक की, जीएसटी के अंदर एम्बिग्विटी है, इनकम टैक्स के अंदर एम्बिग्विटी है, टीडीएस रूल्स के अंदर एम्बिग्विटी है, बिजनेस के रूल्स के अंदर एम्बिग्विटी है, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, जीएसटी, वैट, सीएसटी, मुझे नहीं पता किसी चीज़ के अंदर क्लैरिटी है या नहीं है इंडिया में। एम्बिग्विटी ऑलमोस्ट हर चीज़ के अंदर है। तो अगर प्राइवेट जॉब्स के अंदर रिजर्वेशन की बात की जाएगी तो देयर हैज़ टू बी एन एम्बिग्विटी, बिकॉज दिस इज़ व्हाट मेक्स अस इंडिया। तो इम्प्लीमेंटेशन में एम्बिग्विटी होने वाली है और वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में उतना एक्सेप्टेबल नहीं होता, क्योंकि देयर हैज़ टू बी अ फाइनल अथॉरिटी टू टेक डिसीजन। एक जो चीज़ जिसको लेके हर समझदार आदमी के मन में डर भी है और हर सेंसिबल बात में, यानी जहाँ भी प्राइवेट जॉब्स के अंदर रिजर्वेशन की बात हुई है वहाँ पर ये डिस्कशन आता है, ये पॉइंट आता है कि कंपनियों को ज़रूरत ही नहीं है ना फिर यहाँ काम करने की। आप कह दीजिए, मान लीजिए आप अमेज़ॉन को कह देते हैं, आप इन्फोसिस को कह देते हैं कि आप अपने जो रिक्रूटमेंट्स करेंगे, 1000 मान लीजिए आप साल में रिक्रूटमेंट करते हैं, तो 27% आपको ओबीसी में लेने हैं, 14% एसटी से लेने हैं, एसटी से लेने हैं, और 12 आई थिंक इनका है एससी का, या हो सकता है 10 होगा, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है। 49% रिजर्वेशन, हाँ 10 ही होगा। तो आपको ये एससी कम्युनिटी से लेने हैं और बाकी यू कैन टेक फ्रॉम एनीवेयर। फिर उसमें डिसेबल्ड आ जाएगा, फिर उसमें विडोज़ आ जाएंगी, फिर उसके अंदर यू नो मतलब देयर हैज़ अ हेल लॉट ऑफ स्पेक्ट्रम इज़ देयर। तो आप इनमें से अगर रख पाएंगे तो फिर हम आपको इंडिया में काम करने देंगे, और आप अगर ये रोस्टर फॉलो नहीं करेंगे परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन रिजर्व्ड कैटेगरीज़ का, तो फिर हम आपको काम नहीं करने देंगे इंडिया में। तो देयर विल बी अ टाइम, देयर विल कम अ टाइम देन इन्फोसिस विल से ओके फक ऑफ, हमें नहीं करना आपके इंडिया में काम। बट इसमें यू नो ऑफ कोर्स अगर इन्फोसिस इंडिया में काम कर रही है तो एहसान नहीं कर रही, इसको भी हम फैक्ट में ले सकते हैं, वो मैं आगे डिस्कस करूँगा। तो देयर इज़ अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी दैट द कंपनीज विल मूव अवे फ्रॉम इंडिया। इंडिया में किसी कंपनी का, आप इंडियन कंपनीज़ को छोड़ दीजिए, बाहर की कंपनियों का इंडिया में आने का कारण या इंडिया में अपने सेंटर्स खोलने का कारण या सर्विसेज आउटसोर्स करने का कारण बेसिकली एक ही है, वो है चीप लेबर। इंडिया इज़ नॉट मिरेकुलस, इंडिया के पास कोई मोनोपोली नहीं है किसी भी चीज़ में। वी आर चीप लेबर, येस वी आर स्मार्ट, वी आर टेक्निकली एडवांस, वी हैव एन एज। बट वो एज तो पाकिस्तान में भी है, क्योंकि एशियन सब कॉन्टिनेंट, साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट तो सेम ही है ना। वी आर ऑल गुड एट एकेडमिक्स। हम लोग पूरे एशियन सब कॉन्टिनेंट को अगर हम देखें तो वी ऑल रन बिहाइंड गुड ग्रेड्स, वी ऑल रन बिहाइंड मैथमेटिक्स। तो जो पाकिस्तान के अंदर है, बांग्लादेश के अंदर है, श्रीलंका में है, इंडिया में है, चाइना में है, वहाँ पे हमारी मोनोपोली है ही नहीं, देयर इज़ नो मोनोपोली। हम चीप लेबर हैं, तो चीप लेबर के लिए तो कंपनी पाकिस्तान चली जाएगी, अनलेस दे you know they have to solve their terrorism problem, but Pakistan can provide outsourcing solutions। अच्छा, टेररिज्म की प्रॉब्लम तो बांग्लादेश में हो सकती है सोल्यूशन। इवन अफगानिस्तान पीपल आर गुड एट कंप्यूटर कोडिंग। तो फिर ज़रूरत क्या है कंपनीज़ को इंडिया में काम करने की? मैं आगे बात करूँगा, उसका भी सोल्यूशन हो सकता है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी फॉर दैट वन। बट अगर कंपनियाँ जाती है तो इकोनॉमी हैज़ टू सफ़र। इंडिया की इकोनॉमी सफ़र करेगी
क्योंकि यही वो कंपनीज जो टैक्स देती है। ठीक है, हमने कॉर्पोरेट टैक्स के अंदर कटौती दे रखी है, हम लोग 1 रुपये के अंदर हज़ारों एकड़ की ज़मीन लीज़ पर दे देते हैं इन कंपनीज़ को, TCS को, इन्फोसिस को, बट अल्टीमेटली दे जनरेट रेवेन्यू, अल्टीमेटली दे जनरेट जॉब्स। फंड इनफ्लो होते हैं, फॉरेक्स इन्फ्लोज होता है हमारी इंडियन कंपनीज़ के थ्रू या विदेशी कंपनियों के इंडिया ऑफिस के थ्रू। इकोनॉमी सफ़र करेगी अगर कंपनीज़ किसी भी तरह से बाहर चली जाती हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? मान लीजिए कि इम्प्लीमेंट करना ही है हमने, वी हैव टू इम्प्लीमेंट इट एट एनी कॉस्ट। तो इसका एक पॉसिबल सोल्यूशन ये हो सकता है कि हम इंसेंटिवाइज कर दें कंपनीज़ को। इंसेंटिवाइज करेंगे तो कंपनीज ओनली नो वन थिंग कि इनको एट द एंड ऑफ द डे कैश कितना बचा। ठीक है, हम सोशल कॉज इंडिया का कर देंगे, माइक्रोसॉफ्ट कहेगी ठीक है हम इंडिया के सोशल कॉज की जिम्मेदारी उठाने को तैयार हैं, हमें क्या मिलेगा बदले में? तो इंडिया कहेगा जी हम आपको PLI दे देंगे, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव दे देंगे, या हो सकता है हम आपको सोशल लिंक इंसेंटिव दे दें कि आपने 27% OBC को जॉब दी है, इतने लोगों का रिप्रेजेंटेशन किया, तो हम आपको फाइनेंशियली 5,000 करोड़ के टैक्स माफ़ कर देंगे साल का। तो एट द एंड ऑफ द डे इट ऑल कम्स डाउन टू डिलेड रेवेन्यू और डिप्लीटेड रेवेन्यू फॉर इंडियन इकोनॉमी। तो इंसेंटिवाइज करके कंपनी को रोका जा सकता है, रिजर्वेशन भी कहीं ना कहीं हम इम्प्लीमेंट भी करवा देंगे, कंपनीज एग्री भी कर लेंगी, लेकिन इकोनॉमी डाउन द लाइन जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है सरकार का वो इफेक्ट होगा, और वो बहुत अच्छा इफेक्ट होगा। दूसरा ऑल्टरनेट वे जो एक्चुअली प्रॉब्लम का सोल्यूशन है फ्रॉम माय ओपिनियन, और जो मेरा छोटा सा थॉट प्रोसेस है, जो मैं अपने एक छोटे से इमेजिनेटिव वर्ल्ड में काउंटर क्वेश्चंस करता रहता हूँ, उसका सोल्यूशन ये है कि आप अपने आप से पूछिए कि रिजर्वेशन लाया क्यों गया था। रिजर्वेशन वॉज अ टूल टू हेल्प कम्युनिटीज़ कम आउट ऑफ देयर प्रॉब्लम्स, ये फैक्ट है। और नोबडी इज़ टॉकिंग अबाउट रिजर्वेशन, नोबडी इज़ टॉकिंग अगेंस्ट रिजर्वेशन टू नीडी पीपल। कभी भी कहीं भी मैंने डिस्कशन सुना है, हर बंदा एट द एंड ऑफ द डे यही बोल के उठता है कि रिजर्वेशन अगर देना है तो उनको दो जिनको ज़रूरत है। हम इस चीज़ को एग्री कर लेते हैं कि रिजर्वेशन इज़ अ टूल टू हेल्प मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ टू कम आउट ऑफ देयर ट्रबल्स। फैक्ट है, वी ऑल एग्री, वी ऑल सपोर्ट दिस। अब वो कैसे किया जा सकता है? क्या पीढ़ी दर पीढ़ी किसी को हम एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में रिजर्वेशन देकर, एक जॉब का लालच देकर, क्या हम एक कम्युनिटी को बाहर निकाल सकते हैं? बेस्ट सॉल्यूशन विड बी, एक इंग्लिश में कहावत है कि यू गिव अ मैन अ फिश, यू फीड हिम फॉर अ डे, बट यू टीच हिम हाउ टू फिश, यू फीड हिम फॉर रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। तो अगर आप किसी को पैसा दे रहे हैं जॉब के बदले, तो आप उसको 1 महीना, 2 महीना या एक पीढ़ी को सॉल्व कर रहे हैं, या एक फैमिली को प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं पैसा दे के। अगर आप लोगों को पैसा कमाना सिखा दोगे तो पूरी कम्युनिटी का भला हो जाएगा। उसी के लिए भारत ने एक स्टैंड अप इंडिया स्कीम लाए थे। मैं बड़ा पर्सनली इम्प्रेस था इस स्कीम से। एक कमी रह गई, ठीक है, हम सरकार से हज़ारों सवाल पूछते हैं, हम मतलब नॉट थ्रू दिस वीडियो, अपने मन में पूछते हैं, घर पे पूछते हैं, हम गाली भी देते हैं लोगों को, लेकिन हम इस चीज़ को कम्प्लीटली मिस कर जाते हैं कि जो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी हमने उसको पूरा नहीं किया। इस चीज़ में SC, ST, OBC, डिसेबल्ड, इन लोगों को मुस्लिम से सीखना चाहिए। कोई भी सोशल बेनिफिट की स्कीम हो, कोई भी सोशल स्कीम हो, उसके बेनिफिशियरी वो मतलब दे डोंट मिस इट। और इसके लिए ना उनके मुस्लिम लीडर्स को अप्रिशिएशन किया जाना चाहिए मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा कि वो इतना अच्छा काम करते हैं कि अपनी कम्युनिटी को सारे अधिकार दिलाने की बात करते हैं। आई एम सॉरी टू से कि ST लीडर्स या ST कम्युनिटी के लीडर्स अपने लोगों को स्टैंड अप इंडिया जैसी स्कीम से अपनी पूरी एक कम्युनिटी को बहुत ज़बरदस्त बिजनेसमैन नहीं बना पाए। इसके कोई भी कारण रहे होंगे, वेस्टेड इंटरेस्ट डेफिनेटली रहे होंगे, वी कैन नॉट पिन पॉइंट वन पर्सन और ए पार्टी, बट कहीं ना कहीं SC, ST, वीमेन, OBC, डिसेबल्ड लोगों के लिए जो स्कीम्स आती हैं वो उसका योजना का लाभ डाउन द लाइन नहीं होता है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम भारत सरकार ने बंद कर दी, 2015 में आई थिंक ये स्टार्ट हुई थी, 2025 में आके बंद की है। लाभार्थी बने हैं, लेकिन वही लाभार्थी बने हैं जो ऑलरेडी रिच थे। किसी एक गरीब तबके के बंदे को बाहर निकाल कर मुझे नहीं लगता कि उसकी फैमिली को कंडीशंस को पूरा चेंज कर दिया गया होगा। और इसका जो सबसे बड़ा पिन पॉइंट फेलियर रहा वो उन लोगों का रहा जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी इसको करने की। जिम्मेदारी प्राइमरी किसकी होगी? प्राइमरी जिम्मेदारी उन्हीं की होगी ना जो जिनको चुना गया है, जनप्रतिनिधियों की। तो वो फेल हुए हैं अपने इस कॉन्टेक्ट में, अपने इस प्रॉब्लम में। इसके अलावा एंटरप्रेन्योर अगर नहीं बना पाएगा भारत तो प्रॉब्लम होगा। हमें एंटरप्रेन्योर बनाना है, हमें स्टैंड अप इंडिया जैसी स्कीम्स और चाहिए, उनको एग्रेसिवली मार्केट करना है। जो नीडी लोग हैं
लड़कों में टैलेंट है। अब वो एससी के लड़के हों, एसटी के लड़के हों, ओबीसी के लड़के हों, डिसेबल्ड लड़के हों, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? दे हैव टैलेंट, आई नो, यू नो, द कंट्री नोज, एवरीबडी नोज दैट, बट हम उन्हें सही दिशा ही नहीं दे पा रहे। वी आर नॉट इन अ कंडीशन टू टेल देम कि आप बिजनेस ऐसे स्टार्ट करो। एक कहीं पे चीज़ पड़ी थी, हाँ, इंटरेस्ट फ्री माइक्रो क्रेडिट, 50,000 का अगर माइक्रो क्रेडिट कहीं से दे दिया जाए किसी को, मान लीजिए कोई सब्ज़ी वाला है, मैं तो खैर किसी से कास्ट पूछ के सब्ज़ी नहीं खरीद सकता और ना ही खरीदना चाहिए। अगर मान लीजिए एक सब्ज़ी वाले को 50,000 रुपये इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट मिल जाता है तो डेफिनेटली वो अपने बिज़नेस को एक्सपेंड कर सकता है। उसको माइक्रो क्रेडिट से पैसा मिलता है, लोग लेते हैं, सब्जी वाले, रेडी वाले लेते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है? दे हैव टू पे डेली इंटरेस्ट ऑफ 5%, तो वो तो इंटरेस्ट फ्री नहीं हुआ, उससे तो ब्याज में उनका पैसा चला जाता है, तो दे कैन नॉट ग्रो आउट ऑफ देयर प्रॉपर्टी। फिर इसके अलावा वेंचर फंडिंग नहीं है हमारे यहाँ पे, डिसेबल्ड कम्युनिटी, जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है उन सब के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम सरकार सब लाई थी, बट लोगों को लाभ ही नहीं मिला। क्यों? क्योंकि आप ज़्यादा बेटर आंसर दीजिए इस चीज़ का। स्टार्टअप करना था हमने, स्टार्टअप बूट कैंप्स लगाने थे टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में, वो नहीं कर पाए। वोकेशनल कोर्सेज हमें करने थे, वोकेशनल कोर्सेज में मैं एग्री करता हूँ, भारत सरकार विश्वकर्मा स्कीम लाई है। आप बताइए, आप में से कितने लोग जो एकदम नीडी परिवार हो, जो गरीबी से बाहर निकलना चाहता हो, एनर्जेटिक लड़के हो, वो किसी भी कम्युनिटी को छोड़ दीजिए, उन्होंने कितने वोकेशनल कोर्सेज के लिए आपने किसी को एनरोल करा दिया है, किसी को सजेशन दे दिया? जिनके पास ज्ञान ही नहीं है वो कहाँ जा रहे हैं? हो ही नहीं पा रहा है इस देश के अंदर ये वाला का। स्कूल कॉलेज लेवल पे हम लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के प्रोग्राम से नहीं कर रहे हैं। वी आर बीइंग ट्रेन्ड टू बिकम एन एम्प्लॉय, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट बिकमिंग एन एम्प्लॉयर। माइक्रोसॉफ्ट कॉलेज के टाइम पे, स्कूल कॉलेज ड्रॉप आउट ने फाउंड किया था, कॉलेज के लड़कों ने फाइंड आउट किया, बिल गेट्स ने फाइंड किया था कॉलेज के टाइम पे। फेसबुक कॉलेज के टाइम पे मतलब बनाया गया था। मेंटलिटी तो चेंज करनी पड़ेगी ना, एक स्टिग्मा तो चेंज करना पड़ेगा ना इंडिया के अंदर। आप करते रहिए प्राइवेट जॉब्स के अंदर रिजर्वेशन की बात, इट्स नॉट गोना सॉल्व द प्रॉब्लम। पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाली कई पीढ़ियों तक आपको बैसाखी का सहारा मिलता रहेगा। ओ भाई, सस्टेनेबल कहाँ है ये सच प्रॉब्लम? आप दोनों लोगों को जॉब्स, फिर उसके बाद कुछ ऐसे सोल्यूशंस जो आम जनता कर सकती है, वो ये है कि नेशनल SC/ST फाउंडर नेटवर्क, एक नेटवर्क बनाया जा सकता है व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर। बनाते हो ना, मतलब वे हैव ग्रुप ना फॉर फेसबुक, ट्विटर। नेगेटिव इम्पैक्ट्स के लिए वे हैव ग्रुप्स, लेकिन पॉजिटिव के लिए कोई इम्पैक्ट नहीं करता है। कि भाई मान लीजिए SC/ST कम्युनिटीज़ के लिए कोई स्टार्टअप कम्युनिटी बनाई जाए, या कोई ऐसी कम्युनिटी बनाई जाए जिसके अंदर काफ़ी कम इंटरेस्ट पर पैसा दे रहे हैं। मान लीजिए इसी कम्युनिटी के, SC/ST कम्युनिटी के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बिजनेसमैन, कहाँ है वो चीज़? जैन कम्युनिटी में तो ये होता है। जैन कम्युनिटी में तो बैंक के जो इंटरेस्ट रेट है उससे कम रेट में आपको पैसा मिल जाता है। अगर आपका बिज़नेस अच्छा है, आपकी कम्युनिकेशन अच्छा है, नेटवर्किंग अच्छा है, तो आपको मिल जाएगा। SC/STs में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि दे हैव, जो लीडर्स हैं, जिनकी बातें मंचों से बोली जाती है, लोग सुनते हैं, उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट्स होते हैं। उन्हें चुनाव जीतना है, और चुनाव जीतने के लिए डरा के रखना पड़ेगा, और डराने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा मुद्दा चाहिए जो फेक सिनेरियोज हो सकते हैं। किसी कम्युनिटी को सॉलिड नहीं मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था एक जगह पे, उस पॉडकास्ट में वो ये कह रहे थे कि जितने गैंगस्टर्स होते हैं ना, वो दो काम करते हैं। एक तो बीमारों का इलाज करा देते हैं, और दूसरा बेटियों की शादी करा देते हैं। फिर वो मसीहा बन जाते हैं उस एरिया के, कॉलोनी के। लेकिन दो काम वो नहीं करते, एक वो पढ़ने नहीं देते, और दूसरा वो घर नहीं बनने देते। ये एक रियल ऑब्जर्वेशन, आप देखिएगा आपके आसपास। मैं तो इतना लकी नहीं रहा, मेरे यहाँ पे तो स्टेट्स बिल्कुल काम रहा है बचपन से। अगर आपकी स्टेट के अंदर ऐसा है तो आप देखिएगा कि जो राउडी टाइप के लोग हैं, उनका वर्किंग स्टाइल क्या है। वर्किंग स्टाइल आपको मिलेगा ऐसा, घर नहीं बनने देते पर पढ़ाई नहीं करने देते। तो अगर आपको तरक्की मिल जाएगी तो आपके जो नेता हैं, जिनकी रैलियों में आप जाते हैं भीड़ में, धूप में सुनने के लिए, उनको वोट कौन देने जाएगा? जब आप इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाएंगे, आप तो उन्हें डोनेशन देंगे। आप तो फैक्ट्रियों में घूम रहे होंगे, कारें ले रहे होंगे, घर खरीद रहे होंगे, महंगे कपड़े पहन रहे होंगे, विदेशों घूम रहे होंगे, लेकिन आपको तो नौकरी चाहिए ना। आपको तो नौकरी दे के रखना है, आपको एम्प्लॉयर बना के रखना है। एम्प्लॉय बन के रहो, वोट देने आओगे भीड़ में, रैली में, जी भैया जी, जी भैया जी। सो इस माइंडसेट से इंडिया को निकलना पड़ेगा। एंड इट्स हाई टाइम कि प्राइवेट जॉब्स में रिजर्वेशन लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। प्रॉब्लम का सोल्यूशन उन्हीं लोगों की तरफ से आएगा जिनके ऊपर जिम्मेदारी है प्रॉब्लम को सोल्यूशन करने की, कम्युनिटी को प्रॉब्लम से बाहर निकालने की। और भी काफ़ी चीज़ें की जा सकती है। दलित कम्युनिटी से, SC/ST कम्युनिटी से, OBC कम्युनिटी से, फीमेल कैटेगरी से, डिसेबल्ड कैटेगरी से अगर किसी ने एक्सेप्शनल काम किया है बिज़नेस के अंदर,
तो उसको एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, उसकी बात होनी चाहिए, उसका डिस्कशन होना चाहिए, लोगों के अंदर मोटिवेशन तो जाए कि इट्स पॉसिबल। पहला स्टिग्मा तो ये है कि इट्स नॉट पॉसिबल। अगर ये स्टिग्मा ही हट जाएगा, अगर ये टैबू हट जाएगा कि इट्स पॉसिबल, तो फिर वंडर्स होंगे इंडिया में। तो फिर हमें प्राइवेट जॉब्स के रिजर्वेशन की बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तब हम एज ए कम्युनिटी सॉलिड होंगे। तो ये बिल्कुल बिल्कुल हार्ड का ट्रूथ है, और ये रॉ ट्रूथ है, समझना पड़ेगा। न हम सफ़र न किसी हमनशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। बुजुर्ग कहते थे एक वक्त आएगा जिस दिन जहाँ पे डूबेगा सूरज वहीं से निकलेगा। कम्युनिटी में अच्छे डिस्कशंस होने चाहिए,